Good morning students. Today in this video we will study remaining examples of exercise 9.2 from the book Dynamics of Jeevan San's publication. Now I will start with example number 7. A particle moves in a plane under a central force which varies inversely as the square of the distance from the fixed point. तो स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एफ की वैल्यू होगी म्यू बाई आर स्क्वायर। आपको ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। अब आपने ये इक्वेशन, ये मेथड आपने 9.1 एक्सरसाइज में यूज किया था। उस इक्वेशन ऑफ पेडल फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे, डी पी इस तरफ डी आर उस तरफ, बोथ साइड आपने इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1/p³ का इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू पी, म्यू कांस्टेंट 1/r का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सारे कांस्टेंट एडजस्ट करके टू साइड ले गए, माइनस का साइन कैंसिल कर दिया। C1 डैश जो चेंज होगा उसे नया कांस्टेंट C1 नाम दे दिया। तो यहाँ ये जो टर्म है ये आपकी v स्क्वायर होती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब वेलोसिटी मैंने मान ली, r की वैल्यू जब r0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू है v0, इसमें पुट कर दूं मैं तो आपका v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई r0 प्लस C1 आ जाएगा। तो C1 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि यहाँ इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी तो ये C1 की वैल्यू हम यहाँ रिवर्स ऊपर पुट कर देते हैं, तो आपकी इक्वेशन 2 जो है वो ये आ जाएगी। अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर v0 की वैल्यू एक्चुअल गिवन नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सप्रेशन ये कर्व जो बनेगा उसकी फॉर्म डिफरेंट होगी। अगर ये पार्ट 0 हो जाता है इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या लिख दूँ इसको एक कांस्टेंट नया a नाम रख के p स्क्वायर इज इक्वल टू ar। ये पेडल इक्वेशन होती है पैराबोला की, रेफर टू फोकस एज पोल। ये इक्वेशन हमने 9.1 एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की है। अगर ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है तो मैं कांस्टेंट को ऐसे एडजस्ट करूंगी कि ये जो वैल्यू है इस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, मैं इसे लिख दूँ बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 2a बाय आर माइनस 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी मैंने, ये नेगेटिव है तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया। ये पेडल इक्वेशन होती है एलिप्स की, रेफर टू फोकस एज पोल। अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो मैं इसे ये वाला पार्ट +1 टाइप में रिड्यूस कर लूँगी, और ये जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है इनको एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की, और जिस हाइपरबोला रिप्रेजेंट द ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला व्हिच इज नियर टू द फोकस टेकन एज पोल। तो ये तीनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपने 9.1 एक्सरसाइज में लर्न करनी है, और इक्वेशन को उसी से अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट एडजस्ट करके रिड्यूस करके तीनों केस डिस्कस करने हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी सेड दैट अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, ऑलवेज कोनिक होगा विद सेंटर ऑफ फोर्स एट द फोकस। अब एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद सेंट्रल एक्सीलरेशन लैम्डा बाय डिस्टेंस क्यूब, यानी कि लैम्डा बाय आर क्यूब हो गया लैम्डा यू क्यूब। आपको फाइंड आउट करना है पाथ, और उस पाथ के डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं। तो पाथ निकालने का फॉर्मूला, तो जो मेथड मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है वही, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एफ पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आ गई है। अभी हमने डिफरेंट केसेस लेने हैं। तो पहला केस हम लेकर चलते हैं कि लैम्डा बाय एच स्क्वायर 1 से बड़ा हो। अगर ये 1 से बड़ा है मतलब ये पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मैं इसे किसी नंबर n का स्क्वायर लिख दूँ, तो ये इक्वेशन बन गई ये। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके सेकेंड सेम में जो आपने ओडीई का पेपर पढ़ा था बिल्कुल उसके 4th चैप्टर की इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है। आप क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा को कैपिटल डी मानेंगे, क्या करते थे बिल्कुल वहां पर जैसा, डी बाई डी थीटा क्या हो गया आपका कैपिटल, ये बन गया डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन 0 हो गई, डी आ गया प्लस माइनस एन। तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन होता है C1 ई की एन थीटा प्लस C2 ई की माइनस एन थीटा, या आप इसे हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 4th चैप्टर में स्टडी की है। तो ये कर्व क्या है, स्पाइरल कर्व है with an infinite number of convolution about the pole. In a particular case अगर C1 C2 वेनिश करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम स्पाइरल बन जाएगा। सेकंड केस है आपका लैम्डा बाय एच स्क्वायर क्या हो जाए 1।
तो लैम्डा हो जाएगा आपका एच स्क्वायर के इक्वल। तो लैम्डा अगर एच स्क्वायर के इक्वल हो गया तो ये वाला साइड वाला पार्ट जीरो, इंटीग्रेशन करेंगे डी यू बाई डी थीटा सी वन, तो डी यू हो गया सी वन डी थीटा। फिर से इंटीग्रेट कर दें, आपकी वैल्यू ये बन गई, कांस्टेंट कॉमन निकाल लें तो थीटा माइनस सम कांस्टेंट आएगा, मैंने उसे रख दिया के। ये आपने बस इक्वेशंस के नाम याद करने हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल स्पाइरल, और अगर C1 जीरो होगा तो ये U इक्वल टू जीरो के सर्कल बन जाएगा। तीसरा केस, ये लैम्डा बाय एच के से छोटा हो यानी कि नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के केस में मैं उसे माइनस एन स्क्वायर मान लूँ, ये बन गया। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में बस साइन चेंज हो जाएगा, रूट आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। आयोटा की फॉर्म में जब रूट होते हैं तो ये इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है, नॉर्मली आप वहाँ पर यह यूज़ करते हैं C1 cos n थीटा प्लस C2 sin n थीटा। आपने फोर्थ चैप्टर में ये फार्मूला यूज़ करा था sin n थीटा, लेकिन इसका ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है sin n थीटा। इसी फॉर्मूले से ये कन्वर्ट होकर आता है कि C1 cos लिखें सिर्फ और n थीटा में ही C2 ऐड कर दें, और आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों में से n कॉमन निकाल लूँ तो थीटा माइनस सम एंगल हो जाएगा। The f is given by theta is equal to alpha and u is equal to c. Now we will study example number 4. Prove that the time required to describe an arc of a parabola under the action of force mu u square to the focus starting from the nearest end of the axis is given by this. ये आपको टाइम पीरियड प्रूव करना है। ए आपका एप्साइडल डिस्टेंस है, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस। लास्ट वीडियो में जितने भी हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे उनमें आपको कैलकुलेट करना था इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने का मेथड तो वही सेम यूज़ होगा जो आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन अगर आपको किसी इक्वेशन में टाइम निकालना है तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ होगा। तो ये आपके टाइप 2 पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एफ की वैल्यू है म्यू यू स्क्वायर, ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की भी, जब ई की वैल्यू क्या हो जाती है 1 और एल क्या हो जाता है 2 है, तो मैं इस इक्वेशन में ई को 1 और एल को 2 पुट करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की, इसमें एफ पुट कर लिया तो इसकी वैल्यू तो बन गई ये। अब मुझे ये पार्ट निकालना है, यू आपको इसके इक्वल गिवन है तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा करेंगे, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये राइट साइड में इक्वल है म्यू बाई एच स्क्वायर के, यहाँ से देखिए कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 1/2a बचेगा, तो आपका एच स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2a म्यू के, एच इक्वल हो गया अंडर रूट 2a म्यू के। ये आपका फॉर्मूला है जिसे आपने ऑलरेडी अपने आर्टिकल में 9.1 एक्सरसाइज में स्टडी किया था। ये फॉर्मूला आपका मेंशन है पेज नंबर 9.3 पर, जिसे आपने लर्न करना है, क्योंकि इससे आप h की वैल्यू और r की वैल्यू यूज़ करते हुए टाइम t की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए h dt किसके इक्वल हो गया, r स्क्वायर डी थीटा के। इंटीग्रेशन कर दे, r की वैल्यू पुट कर दिए स्क्वायर सिकेंड 4 थीटा बाई 2। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे z मान रही हूँ, तो ये आपका dz हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हो गई आपकी, आपने इस इंटीग्रेशन को सेकेंड को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर करा, टेंजेंट को z पुट करा और सिंपल इंटीग्रेट करके एच टी की वैल्यू निकाली, टी एक तरफ रखा, एच दूसरी तरफ ले आए और ये सिंप्लीफाई करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है आपकी 9.2 एक्सरसाइज का। ये जो एग्जाम्पल है ये आपके दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन ऑफ पाथ भी निकालनी है जो ये प्रूफ करनी है, और आपको टाइम भी फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू आपको ये दिखानी है। यहाँ जो फोर्स गिवन है वो है रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स ये है तो सेंट्रल एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव हो जाएगी। एप्स की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ए और वेलोसिटी की वैल्यू कैपिटल बी। तो फर्स्ट पार्ट जो मैं इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए कर रही हूँ वो पोर्शन बिल्कुल आपके एग्जाम्पल सेकेंड की तरह होगा। देखिए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लिखी, इसमें एफ की वैल्यू पुट करी, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड इंटीग्रेट करा। ये वाला पार्ट वी स्क्वायर के भी इक्वल होता है। इनिशियली आर की वैल्यू एप्स पर ए है, यू 1/a हो गया, डी यू बाई डी थीटा 0 और वी की वैल्यू क्या गिवन है कैपिटल वी। पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई। यहाँ फर्स्ट 2 को लेंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो यहाँ से
T1 आ जाएगा। वैल्यूज आ गई, ये दोनों वैल्यूज आपने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। पुट करने के बाद आपका एक्सप्रेशन ये बन गया, बिल्कुल एग्जांपल 2 की तरह ही हम सॉल्व कर रहे हैं। du बाई डी थीटा एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज हम दूसरी साइड ले जाकर सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन बना ली। और आपका देखिए du बाई डी थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए इसमें v, a और म्यू सब कांस्टेंट है, तो मैंने इसे बार बार लिखने से बचने के लिए p नाम रख लिया। और आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होगा। इंटीग्रेट करेंगे आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू 1 और थीटा 0 पुट करा तो आपकी वैल्यू ये आ गई। C2 की वैल्यू फिर से फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दी, p थीटा बन गया ये। तो p थीटा आपका ये है, मुझे u चाहिए, तो देखिए साइन उधर आ गया, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है टाइम। तो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में यही फॉर्मूला यूज करा था, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब मैं h को पुट कर रही हूँ AV। क्यों पुट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली h की। देखिए h आपका यहाँ क्या है AV, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। और r की वैल्यू आपके पास यहाँ से ये आई हुई है, ये इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी। h की वैल्यू, r की वैल्यू का स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा वाली टर्म एक तरफ, टी एक तरफ, इंटीग्रेट कर देंगे। टी 0 तब थीटा 0, तो सी 0 आ गया, टी का एक्सप्रेशन आया ये। इसे सिंप्लीफाई करके आपने थीटा को इस तरफ, ये जो आपका रिक्वायर्ड टू प्रूफ था उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और इसके साथ ही आपके 9.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।